गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आपका न्यूज़ मैनिएक में। और मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह, जहां आपको मिलता है डेली न्यूज़ का, करंट अफेयर्स का एक डोज, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एसएससी और डिफेंस के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं हूं जितेंद्र सिंह। मैंने अपनी एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन करी है और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और मेरा हैंडल है ये इंस्टाग्राम का JAT_Pawar01 और फेसबुक पे सिंपल मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली न्यूज़ की ओर। और हमने सभी न्यूज़ जो है इंडिया की बेसिकली सभी इम्पोर्टेंट सोर्सेज से कवर करी हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ट्रिब्यून, पीआईबी और भी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज रहते हैं उनसे हम कवर करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है, इमीडिएट डी एस्केलेशन इज़ नीड ऑफ द आवर फॉर इजराइल गाजा टेंशंस। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में काफ़ी चर्चित था कि इजराइल और फ़लस्तीन में लड़ाई हो रही थी। और ट्विटर पे काफ़ी फेमस चल रहा था, काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि वी स्टैंड विद पैलेस्टीन, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, और ऐसे करके काफ़ी ट्रेंड चल रहा था। लेकिन इन चीज़ों को ये कहने से पहले कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, या कल एक न्यूज़ आ रही थी कि इजराइल ने अपने बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में जिन भी देशों ने उनका सपोर्ट किया यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, उनका फ्लैग लगाया। और हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ चली थी कि इजराइल मिस इंडिया, और उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिखा है। तो ऐसे किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमको ये समझना होगा कि यूएनएससी क्या है और क्या होता है उसमें। यूएनएससी पे पहुंचने से पहले देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। इस न्यूज़ में बताया है कि इंडिया ने बोला है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है दोनों तरफ से जो गोलीबारी चल रही है उसे रोका जाए और शांति बनाई रखी जाए। और स्टेटस को, जो अभी स्टेटस को यानी कि जो भी अभी बाउंड्रीज़ हैं इजराइल की और फ़लस्तीन की, उसमें कोई चेंज ना हो। इंडिया ने ये बात यूएनएससी की ओपन मीटिंग में कही थी। इससे पहले संडे से पहले 2 यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग हो चुकी हैं और कल ओपन डोर मीटिंग थी। क्लोज डोर मीटिंग और ओपन डोर मीटिंग में यूएनएससी के में ये डिफरेंस होता है कि ओपन वाली पब्लिसाइज होती है, जिसे हम मीडिया में बैठ के लाइव देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। लेकिन जो क्लोज डोर मीटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के बीच में होती हैं और वो पब्लिसाइज नहीं होती हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर हम इस चीज़ का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें, साथ ही साथ इसी इंडियन एक्सप्रेस के ही एक ये न्यूज़ है, इजराइल किल्स 42 मोर इन गाजा एज नेतन्याहू सेज वॉर विल गो ऑन। तो इसको हम ये नहीं कहें कि इजराइल जो है पैलेस्तीन को मार रहा है, नहीं। बात क्या है कि पैलेस्तीन में, पैलेस्तीन भी नहीं, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इजराइल है कहाँ। देखते हैं, ये है हमारा लेफ्ट में वर्ल्ड मैप और स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया का मैप। लेकिन अगर हम राइट में देखें तो हमको जो ये कलर्ड एरिया दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर्ड एरिया है, ये है इजराइल कंट्री, इजराइल देश। और जो इसमें छोटा छोटा सा येलो पार्ट दिख रहा है लेफ्ट, जो लेफ्ट कॉर्नर पे येलो है वो है गाजा स्ट्रिप, जिसे हिंदी में गाजा पट्टी बुलाते हैं। और जो राइट में येलो पोर्शन दिख रहा है वो है वेस्ट बैंक। तो अब ये जो येलो पोर्शन है इसमें पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो ऑरेंज पोर्शन है उसमें इजरायली पीपल्स ज़्यादा हैं। अभी गाजा स्ट्रिप में, जो ये लेफ़्ट कॉर्नर पे गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे एक हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अल अक्सा अल इजराइल में कुछ समय पहले जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क में, मस्जिद में कुछ हाथापाई हो गई थी इजरायली पीपल्स के, इजरायली पुलिस के और पैलेस्टीनियंस के बीच में। तो हमास ग्रुप ने इसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़े, अटैक किए। एंड 45 आवर्स के अंदर अंदर जो है 1000 से ज़्यादा रॉकेट वो इजराइल के ऊपर अटैक कर चुका था। तो इसका जवाब देने के लिए इजराइल ने जो है हमास के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि हमास जो सिविलियंस का नकाब लेके रखते हैं और सिविलियंस के पीछे छुप के रॉकेट छोड़ते हैं। तो ये बता पाना कि कौन सिविलियन है और कौन हमास है या हमास के आदमी है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इसमें वैसे तो इजरायली गवर्नमेंट और इजरायली आर्मी बहुत कोशिश करती है कि किसी भी सिविलियन के चोट ना लगे, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे हमारे पैलेस्टीनियन भाई बहन जो है वो चोटिल हो गए हैं। और 40 के करीबन, जो कल यूएनएससी में इनके रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे, 40 के करीबन पैलेस्टीनियन लोग मारे जा चुके हैं।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और इस कॉन्फ्लिक्ट में क्योंकि फ़लस्तीनियन लोग मारे गए हैं, तो जितने भी हमारे मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो आपस में इकट्ठी हो गई हैं एक साथ, और बोली हैं कि इज़राइल को सबक सिखाना चाहिए, इज़राइल को पीछे हटना चाहिए, इज़राइल जो है गुंडागर्दी कर रहा है, और ऐसे करके। और इसी के चलते हुए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई। बस ये तो था हमारा बैकग्राउंड इस न्यूज़ का। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमास क्या है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप में मौजूद है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यूएनएससी जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या है, उसमें कितने मेंबर होते हैं और कैसे वो काम करता है। तो इसको हम देखेंगे स्लाइड में। यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। करेंटली जो यूएनएससी का प्रेसिडेंट है वो है चाइना, और नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनका जो प्रेसिडेंट है या उनका जो हेड है वो है इंडिया। अच्छा, बात करते हैं इसराइल के। ये जो है ये क्वेश्चन बनता है आपके एफ कैट में। अगर जो बच्चों ने एफ कैट पहले दिया है वो ये देख सकते हैं, बता सकते हैं। और जो एसएससी के देते हैं उसमें भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इजरायली कैपिटल बता दीजिए या वहाँ की करेंसी क्या है। लेकिन यूपीएससी में ये नहीं आएगा। यूपीएससी में आपका यूएनएससी और यूएनएससी के मेंबर्स के बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इजरायली कैपिटल है तेल अवीव। इसराइल की तेल अवीव जो कैपिटल है वो वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज है, लेकिन इसराइल कहता है कि हमारी कैपिटल जेरूसलम है। वो उसमें हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे कि इसराइल की कैपिटल तेल अवीव है। वहाँ की करेंसी है इजरायली शकील। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिब्रू। रिलीजन है उनका जुडाइज्म, और जनरली हम लोग उन्हें ज्यूज़ बुलाते हैं। और इनकी एक बहुत ही फेमस पैलेस है जेरूसलम। जेरूसलम एक्चुअली तीनों रिलीजन, आपके ज्यूज़ के लिए, आपके इस्लाम के लिए और आपके क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत ही होली प्लेस है। यहाँ पे तीनों की होली साइट्स मौजूद हैं, इसलिए भी ये काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे यूपीएससी और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी देखना है कि इज़राइल के पास में कौन सी सी है, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो डेड सी है वो किसके द्वारा घिरी हुई, उसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। कॉलोनियल पाइपलाइन साइबर अटैक, हु आर डार्क साइड ग्रुप। अभी हम लोगों को पता है कि कुछ समय पहले तो अभी पिछले ही हफ्ते की बात है कि अमेरिका की एक गैस पाइपलाइन को हैक कर लिया था एक हैकिंग ग्रुप ने। साइबर अटैकर्स ने हैक कर लिया था, और जिसके चलते कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। सबसे अभी कंपनी जो है हैकर्स चले गए हैं, और कंपनी राइट नाउ करेंटली वर्किंग इन इट्स नॉर्मल वे। सोचने और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कंपनी ने $5 मिलियन दिए इस रैंसमवेयर ग्रुप को। $5 मिलियन। क्या कोई कंपनी अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऊपर हुए अटैक को बचाने के लिए $5 मिलियन पे करेगी? क्या आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे? क्या आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे? और जो ये डार्क साइड, अच्छा, जिस ग्रुप ने, जिस साइबर हैकर्स ग्रुप ने अटैक किया था उसका नाम है डार्क साइड ग्रुप। नाउ दिस होल न्यूज़ अगेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एथिक्स, GS4 पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि डार्क साइड ग्रुप का एक मैंडेट है। डार्क साइड ग्रुप का जो मैंडेट है वो ये कहता है कि इनका ना कोड ऑफ एथिक्स है। ये कहते हैं कि वी विल नॉट अटैक एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़। इनका ये कहना है कि आर गोल इज़ टू मेक मनी, नॉट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी। अब भैया, इतनी ऊंची सोच रखने वाले एक साइबर अटैक ग्रुप ने एक गैस पाइपलाइन की कंपनी पे, एक गैस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी पे अटैक किया है, और उस कंपनी ने बाकायदा पुलिस के पास जाने की जगह $5 मिलियन पे किए इस रैंसमवेयर ग्रुप को। तो सोचने और समझने वाली बात यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी हमारे साथ चीटिंग कर रही थी, फ्रॉडरी कर रही थी। ठीक है, तो कंपनी से हमारा लेना देना कोई नहीं है। हमारा लेना देना यहाँ पे है कि क्या ऐसे साइबर अटैकर्स या ऐसे रैंसमवेयर्स को रखना चाहिए, क्या इन्होंने सही किया, क्या इन्होंने गलत किया। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एथिक्स में, या आप इसको एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि रिसेंटली, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इंडिया में और पूरे देश में चलता रहता है। रिसेंटली अभी हम लोगों ने सुना था कि चाइना ने एक बहुत बड़ा साइबर अटैक किया इंडिया पे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ क्वांटिफाई नहीं हो सका था।
लेकिन लास्ट ईयर 2020 में हमको पता है कि हमारा जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, इसके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। एंड इट वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हाँ, इसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टेकन बाय सम नॉर्थ कोरियन साइबर ग्रुप। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये एग्ज़ाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि किस पावर प्लांट में अभी साइबर अटैक हुआ था। तो याद रखना है कुंदनकुलम में, जो कि तमिलनाडु में है। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है, अच्छा, क्योंकि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, रैंसमवेयर, मालवेयर, ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको क्लियर रखनी क्या होती हैं। और हमको ये भी देखना है कि अच्छा, ये हो तो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन ब्यूरोक्रेट्स ने, इंडिया के सिस्टम में ऐसा क्या है जो इनसे बचा जाए। तो उसमें हमारे पास कुछ नेम्स हैं जो मैंने इंक्लूड कर दिए, जैसे साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, हमारी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे नेशनल जिनोमिक सेंटर्स को, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे हमारी बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से डेटा सोर्स मौजूद है, उनको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये एक जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, ऐसे ही एक नया साइबर स्वच्छ भारत स्कीम शुरू हुई है। इसके बारे में भी आप लोग एक बार पढ़ लें, और इसे आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जीएस पेपर 4 में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये आपके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, और ये कहता है कि हाउ राइस एंड वीट एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि इस साल 2020-21 के जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर रहा है, इसमें अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ हुई है राइस और वीट के, और साथ ही साथ रिकॉर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्ट प्लस रिकॉर्ड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल हैव बीन मेड। अब इसमें थोड़ा डेटा दिया हुआ था, समथिंग मिलियन टन, 13 मिलियन टन, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो याद भी नहीं रखना है हमको। क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? वो इम्पोर्टेंट है कि वेरियस स्कीम्स डन इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, which talks about providing subsidized food grains to 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, जो कि खुद इसी न्यूज़ आर्टिकल में लिखी हुई है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये जो है माइग्रेंट रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्निंग माइग्रेंट्स, उनके लिए स्कीम है स्पेसिफिकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि पिछले 2020 पूरा कोरोना में चला गया, कोविड में, ये साल भी कोविड में है। तो इट्स अ वेरी हाई चांसेस ऑफ द क्वेश्चन कमिंग इन एग्ज़ाम यूपीएससी में। और आपके पास बहुत बढ़िया एक ये एग्जाम्पल पॉइंट बनता है लिखने के लिए, और दिस विल हेल्प यू स्टैंड आउट अगेंस्ट अदर कैंडिडेट्स इन द एग्ज़ाम, अगर आप इसको लिखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं, रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स, उनके लिए स्कीम है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है, अन्नपूर्णा योजना क्या है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में तो इसको छोड़ना तो एक ना बेवकूफ़ी ही होगी, जिसको हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। तो इसमें भी हमें ये नहीं देखना था कि इसमें कितना मेट्रिक टन या मिलियन टन है, लेकिन इसमें हमें ये देखना था कि इतना राइस होने के बावजूद, इतना सीरियल्स, इतने पल्सेस होने के बावजूद, वी आर रिकॉर्ड प्रोड्यूसिंग दीज ग्रेन्स, उसके बावजूद भी इंडिया में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। क्यों? हमको इस सवाल क्यों का आंसर ढूंढना है और इसको एग्जाम में लिखना है। वी आर नॉट डेफिसिट on the side of grains, we are deficit on the sides of providing food to the needy persons। हम उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास फूड ग्रेन्स तो सरप्लस है, लेकिन हम उसको पहुँचा नहीं पा रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों तक। यहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी डील विद इट। ये जो 2-4 पॉइंट आप लिखेंगे, यही आपको दूसरे बच्चों से अलग करेंगे, स्टैंड आउट करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैंने यहाँ लिख दी है, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपने आंसर में इन्हें ज़रूर उतारिएगा।
और ये तीसरा पॉइंट तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे इंटरव्यू में ही बोल के अपने नंबर इंक्रीज करवा सकते हैं। तो ये तो काफ़ी डरावना था कि बिजली एक बार गिरने के बाद दोबारा वहीं पे ही है और ख़त्म नहीं हुई है, और आप कभी भी मर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कारण था स्टेप पोटेंशियल और कितने तरह के पोटेंशियल होते हैं। स्टेप पोटेंशियल में भी एक कारण था सब्सीक्वेंट स्ट्रोक्स। अब बात यह है कि आसाम में हुआ है, ये आसाम में भी कहाँ हुआ है, बामुनी हिल्स पे। अब हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसाम की कैपिटल क्या है और आसाम के सीएम कौन है। ये यूपीएससी में नहीं आएगा, ये आपके छोटे पेपर्स में आ जाता है, जैसे आपका एसएससी में, एमटीएस में या सीएचएसएल में। और हमको पता है कि आसाम की कैपिटल दिसपुर है। वहाँ के सीएम अभी रिसेंटली ही बने हैं, हेमंता बिस्व शर्मा जी। आसाम में 6 नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें से 4 मैंने यहाँ लिखे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ढिब्रू साइकोवा एंड ओरांग नेशनल पार्क। आसाम का फोक डांस है बिहू, भोरताल, सत्रिया नृत्य और बगुरुम्बा। वहाँ के ट्राइबल्स हैं गारो, कचरी, बोरो और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ फेमस है वहाँ के। और उनका स्टेट एनिमल है आसाम का इंडियन राइनोसेरोस। ये देखिए, आप लोग रट लीजिए, ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, पूछ लेते हैं, और नहीं भी आता है तो हम अपने आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बार बार मैं अपने न्यूज़ में इनको कवर करता रहूँगा, तो ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे, तो आपको आसान रहेगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2020 में एक आसाम के ही ऑयल फील्ड में आग लग गई थी, तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट इन द नेम ऑफ द आसाम ऑयल फील्ड इन विच द फायर ब्रोक आउट। और साथ ही साथ इस ऑयल फील्ड के नाम के साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो ऑयल फील्ड किस नेशनल पार्क के आसपास थी। अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन बन जाता है, एथिक्स का भी, ज्योग्राफी का भी और गवर्नेंस का भी, कि क्या नेशनल पार्क या रिजर्व्स के पास ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होने चाहिए? क्या वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करेंगे, एनिमल लाइफ को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या वहाँ पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगेन दिस बिकम्स अ क्वेश्चन एंड ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, राइटिंग एन आंसर टू इट। और ये कमेंट में तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उस ऑयल फील्ड का नाम क्या था और उस नेशनल पार्क का नाम क्या था। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इन साइक्लोन तोकते अ कंटिन्यूइंग न्यू ट्रेंड फ्रॉम द अरेबियन सी। 14 में से हम सबको पता है कि एक साइक्लोन आया है इंडिया में, इंडियन अरेबियन ओशियन में। और ये जो तोकते है, वैसे नाम पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्यों आया, कैसे आया, हमारे लिए कहाँ कहाँ आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जैसे नाम पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तोकाते या तोकते, और सब लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, सीडीएस, डिफेंस या यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इसका नाम कैसे रखा जाता है, कौन रखता है इसका नाम। जैसे हम लोगों को बुलबुल, साइक्लोन बुलबुल आया था लास्ट ईयर, या साइक्लोन अम्फन आया था, तो हमें बोलने, हम लोग इसको फैमिलियर साउंड करते हैं कि बुलबुल बहुत फैमिलियर, हमारे आसान, बोलने में आसान लगता है, लेकिन तोकते थोड़ा अजीब सा साउंड होता है। यह कहाँ से आते हैं ये नाम? तो ये जो नाम है ये रखे जाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या नॉमेनक्लेचर जो होता है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स द्वारा रखा जाता है। पूरी दुनिया में 6 RSMC हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनमें से एक है। तो हमारा जो IMD है, ये 11 कंट्रीज़ को कवर करता है। हमारा IMD 11 कंट्रीज़ को कवर करता है, और ये 11 कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं और कहीं ना कहीं किसी ओशियन से टच होती हैं, ये 11 कंट्रीज़ नाम देती हैं, जो कि एक रोटेशनल बेसिस पे नाम चलता है। कि मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने 4 नाम दे दिए, 4 नाम बांग्लादेश ने दे दिए, 4 नाम वियतनाम ने दे दिए, 4 नाम थाईलैंड ने दे दिए, ऐसे करके हमारे पास 11 कंट्रीज ने 4 नाम दे दिए। तो सबसे पहला नाम इंडिया की तरफ से रखा गया, अगले साइक्लोन का नाम बांग्लादेश से आया, उसके अगले साइक्लोन का नाम जो है थाईलैंड से आया, और ये ऑलरेडी नाम आ चुके हैं IMD के पास। तो IMD बस जो है जब भी कोई साइक्लोन आता है तो वो नाम उठा के उसको दे देता है, उसको नोटिफाई कर देता है कि इस वाले साइक्लोन का नाम ये है।
तो ये तो हमारे लिए नॉमेनक्लेचर होगा कि कौन देता है। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर नाम देता है। और इस एरिया में साउथ एशिया में कौन है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपके लिए क्वेश्चन ये है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आईएमडी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस क्या होता है। ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि नाविक एंड IRNSS क्या है। ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये क्या है? नाविक सिस्टम है, वो क्या है ये भी देख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये एडिटोरियल था हमारा। इन अ न्यू लाइट, एक नई होप, एक नई आशा में, सुप्रीम कोर्ट पुश टू डीकंजेस्ट प्रिजन्स अमिड पैंडेमिक इज वेलकम इन डिसाइडिंग पैरोल एज कोमॉर्बिडिटीज शुड बी कंसिडरेशंस। इस न्यूज़ एडिटोरियल में क्या बोला है कि जो लास्ट ईयर 2020 में, लास्ट ईयर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि कोविड के दौरान हमारी जेल्स जो हैं बहुत ही कंजेस्टेड हैं, बहुत ही जेल भरी हुई है। हमारी जेल अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न कंट्री की तरह नहीं कि खुला खुला एक कमरा मिला हुआ, नहीं, हमारे यहाँ तो एक कमरे में 6 से 7 भरे होते हैं। तो भाई ऐसे में कोविड होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो एक आइडिया दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि चलो इन लोगों को जो है पैरोल पे बाहर भेज देते हैं घर पे, एंड दे कैन बी केप्ट फॉर अपने घर पे रहेंगे, अपना वहाँ ट्रीटमेंट करा लेंगे और बाद में जो है वापस आ जाएंगे, जेल में वापस ले आएंगे। वैसे भी पैरोल पे काफ़ी लोग बाहर जाते रहते हैं, तो क्यों ना हम इन इनमेट्स को भी बाहर भेज दें। ये एक आइडिया था, ये एक बैकग्राउंड था। तो इस वाले एडिटोरियल में क्या इम्पोर्टेंट है? इस वाले एडिटोरियल में ये इम्पोर्टेंट है कि एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी बनाई गई और उसमें ये देखा गया है कि आप क्या क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, और जो भी क्राइटेरिया आप डिसाइड करेंगे उसमें उस व्यक्ति की एज, उस व्यक्ति की अगर ऑलरेडी कोई मेडिकल इलनेस है या मेडिकल प्रॉब्लम है वो, और उसको मान लीजिए कि कोई उसकी सज़ा काटने की जो उम्र थी कि 5 साल की सज़ा दी गई, 6 साल की सज़ा दी गई, टेन्योर ऑफ जेल में रहने का जो टेन्योर था वो ऑलरेडी मान लीजिए 3 साल पूरा हो गया है, तो उसको भी नज़र रखते हुए, या 4 साल हो गया उसको भी नज़र रखते हुए इसको डिसाइड किया जाए कि उसकी पैरोल की जो लिमिट है डेज़ की या वीक्स की कितनी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मैंने एडिटोरियल इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है कि ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एथिक्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पास देख, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि स्टैन स्वामी नाम के कोई व्यक्ति थे जिनको पार्किंसंस डिजीज़ है, जो कि ऑलरेडी 90s की एज में है, उनको पार्किंसंस डिजीज़ है, लेकिन उनकी बेल की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। अब ये तो कहीं से भी कहीं तक जो है राइट टू लाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है और उसका उल्लंघन ही है। दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको ऑलरेडी आई इन्फेक्शन हो रखा था लेकिन हॉस्पिटल नहीं लेके गए, वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा था, जो अब जेल में कैसा होता है हम सब जानते हैं। और साथ ही साथ आई इन्फेक्शन होने के बाद उनको कोविड भी हो गया है, और वो व्यक्ति, वो प्रोफेसर भी अभी तक जेल में है, उनको जो है एटलीस्ट हाउस अरेस्ट भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने बात कही है कि एटलीस्ट इनको हाउस अरेस्ट कर दीजिए, वो अपने ही घर में ठीक हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेके फिर वापस आ जाए। अब सोचिए ये जो प्रोफेसर हैं DU के, इनको कोविड हो गया है, तो क्या इनसे और लोगों को नहीं हो सकता है? और पता नहीं कितने लोगों को जेल में होगा, इनका तो टेस्ट हो गया, वहाँ तो टेस्टिंग भी कैसी होगी कोई भगवान ही जाने। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आप एथिक्स के पेपर में बहुत बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखने लायक हैं जो आपको देखनी चाहिए, वो है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20, जिसमें बात होती है डबल जीओपार्डी के बारे में, आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 19 वेरियस फ्रीडम्स एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया गया है कि राइट टू मेडिकल फैसिलिटी हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन वो अभी तक फंडामेंटल राइट नहीं बनी है, वो अभी भी DPSP पार्ट 4A में है, तो इसको भी हम यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के पढ़ने के साथ साथ न्यूज़पेपर में आप इनको भी ज़रा देख लीजिए कि वेरियस फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और वेरियस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये सारी फ्रीडम्स हैं, इनको भी देखिएगा। और डबल जीओपार्डी और राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये दोनों के दोनों हमारे प्रिजन्स, इनमेट्स और इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो एक बार इन्हें भी चेक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके एथिक्स के पेपर के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ
इस आर्टिकल में एक और चीज़ भी दी गई थी कि साउथ कोरिया में ऑलरेडी ऐसा चल रहा है। इन्होंने साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया कि साउथ कोरिया में और पहले जो यूएसएसआर था उसमें भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई मेडिकल इलनेस होती थी तो उसको जेल से निकाल के होम अरेस्ट कर दिया जाता था, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था। तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते हैं? और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन देखते हैं कि इसमें अब कमेटी बनी है तो कमेटी क्या डिसीजन लेती है और कब तक ये डिसीजन लेती है। लास्ट न्यूज़ है आज की, चाइना लैंड्स रोवर ऑन मार्स, थर्ड कंट्री टू परफॉर्म सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द प्लैनेट। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। बात करते हैं क्यों। चाइना तीसरा देश बन गया है जिसने मार्स पे अपना रोवर पहुंचा दिया सक्सेसफुली। उसके बाद देखा, इससे पहले चाइना से पहले हमारे पास सिर्फ दो कंट्रीज़ थी, यूएसए और रसिया। इसी में इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया ने भी अभी कुछ समय पहले हमारा अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन अप्लाई किया था और हम लोग वहाँ पहुँच चुके। लेकिन हमारे मिशन में और चाइना के मिशन में डिफरेंस ये था कि हमने सिर्फ ऑर्बिटल मिशन अप्लाई किया था, या ऑर्बिटल मिशन के लिए हमने काम किया था, और इन्होंने जो अपना रोवर पहुंचाया है। दो तीन चीज़ यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरी है कि रोवर, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है। ऑर्बिटर होता है जो आपके किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। लैंडर वो होता है जो लैंड करेगा, जो सामान लेके या आपका रोवर लेके उस प्लैनेट के सरफेस पे लैंड करेगा। और लैंडर का काम सिर्फ और सिर्फ वहाँ लैंड करने का होता है। जैसे ही लैंड हो जाएगा लैंडर, उसमें से रोवर निकलेगा एंड देन दैट रोवर इज़ अ काइंड ऑफ रोबोट। वो चलता रहेगा और जो है वहाँ की डेटा अपना इकट्ठा करता रहेगा। जिस जगह पे ये रोवर पहुंचा है, जिस जगह पे ये लैंडर लैंड किया और रोवर अपना रिसर्च करेगा, उस जगह का नाम है मार्शियन यूटोपियन एरिया ऑफ रिसर्च। और इस पूरे मिशन का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन याद रहे ये एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। CDS में डिफेंस के लिए भी, एफकेट के लिए भी और यूपीएससी के प्रीलिम्स में ही बनेगा। ये तियानवन तो मिशन का नाम था, जो चाइना ने ये मिशन पूरा अपना किया था। और जुरोंग जो है वो रोवर का नाम है। इसको और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ऐसे समझिए कि जो अभी हम लोगों ने अपना चंद्रयान 2 किया था, चंद्रयान 2 में तो हमारा मिशन का नाम था। उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर था जो लैंड नहीं कर पाया, जिसकी हार्ड लैंडिंग हुई। ये दो वर्ड होते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग है कि अगर आप बहुत प्यार से आपका लैंडर वहाँ लैंड कर चुका, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा जो ये चंद्रयान 2 था वो 97% सक्सेसफुल था। 3% में बस जो है वो उसकी थोड़ी हार्ड लैंडिंग हुई, और ये लैंडिंग ही सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है। और उसके बाद इसीलिए हमारा वो इनकम्प्लीट रहा। कोई बात नहीं। और जो हमारा रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो हमारे मिशन का नाम था चंद्रयान 2, लैंडर का नाम था विक्रम, और उसके अंदर से हमारा रोवर निकलता, उसका नाम था प्रज्ञान। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इस इमेज में ये जो हमारा है, ये जिसके हमारे आपको पैर दिख रहे होंगे, ये नीचे जो है ये हमारा लैंडर है। और ये आपको दिख रहा है, ये टायर्स हैं, ये कैमरा लगा हुआ है। ये हमारा एक रोबोट टाइप जो है, ये रोवर है। और ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म बना हुआ, इस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरेगा और मार्स के सरफेस पर रोटेट करेगा और घूमेगा और अपना जो है डेटा इकट्ठा करेगा और चाइना को वहाँ वापस भेजेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है और ऑर्बिटर क्या होता है। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, इंडिया का चंद्रयान देखना है आपको अपने यूपीएससी के लिए, मंगलयान देखना है आपको, और नाविक अगेन देखना है। नाविक क्या है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। नाविक इंडिया का जीपीएस का अल्टरनेट है। हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं जो कि अमेरिका द्वारा है। नाविक इंडिया का जीपीएस, आप इसे इंडिया का जीपीएस कह सकते हैं। ये जियो पोजिशनिंग सिस्टम इंडिया का, इंडियन डेवलप्ड है ये, और इसको IRNSS की सैटेलाइट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड आपके जो भी दिस वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपको लगा कि कमी रह गई है या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और मैं उन पे ज़रूर काम करूँगा।
अपना सहयोग दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।